हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार और अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कृषि क्षेत्र। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए कृषि क्षेत्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कृषि क्षेत्र से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सब पर आज हम लोग क्लास को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर कृषि की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और कृषि की उपयोगिता ज़्यादा होने की वजह से भारत की आज भी ऐसा माना जाता है कि लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। तो आज हम लोग बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग 17-17.5% के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल मात्र 2.4% के आसपास है। तो अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत 2.4% क्षेत्रफल के साथ भी लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत में कृषि का विशेष महत्व है और भारत की कृषि विश्व में सबसे उत्कृष्ट देशों में से एक है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के कृषि की उपयोगिता, भारत के कृषि की उपयोगिता भारत के कृषि की उपयोगिता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसी बात से भारत के कृषि की उपयोगिता इसी बात से समझी जा सकती है कि भारत के कृषि की उपयोगिता इसी बात से समझी जा सकती है कि भारत 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत 2.4%
क्षेत्रफल के साथ 2.4% क्षेत्रफल के साथ विश्व की लगभग भारत 2.4% क्षेत्रफल के साथ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। भरण पोषण करता है। समझ में आया? तो कुल मिलाकर साफ साफ ये हो जाता है कि भारत विश्व की लगभग 2.4% क्षेत्रफल रखता है और 2.4% क्षेत्रफल के साथ लगभग 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। लेकिन दोस्तों कहा यह जाता है कि भारत की लगभग आधी आबादी आज भी कृषि क्षेत्रों से संबंधित है। भारत की लगभग आधी आबादी आज भी कृषि से संबंधित है। फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। समझ में आया? तो देखिए, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। आप इसको समझेंगे कैसे? भारत की वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी का संबंध आधी आबादी का संबंध वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी का संबंध कृषि से है। फिर भी आधी आबादी का संबंध कृषि से है। आधी आबादी का संबंध कृषि से है। फिर भी वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी का संबंध कृषि से है। फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान, देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। एसआई जैसे एग्जाम में बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज को बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी का संबंध कृषि से है। फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान देश की जीडीपी में या देश की राष्ट्रीय आय में सबसे कम है। देश की राष्ट्रीय आय में सबसे कम है।
समझ में आया? बोलिए। तो वर्तमान समय में भारत की लगभग आधी आबादी का संबंध कृषि से है, फिर भी कृषि क्षेत्र का योगदान देश की राष्ट्रीय आय में क्या है? सबसे कम है। तो कुल मिलाकर इतना एनालिसिस करने के बाद आज अब हम लोग इस डिस्कस पर पहुंचेंगे, इस बात पर पहुंचेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। 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 दोस्तों थोड़ा सा आइए शांति से थोड़ा सा समझते हैं कि कृषि का क्या क्या महत्व है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या देती है। इसके पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि भारत 2.4% आबादी के साथ, भारत 2.4% आबादी के साथ विश्व का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश है। कुल मिलाकर मतलब भरण पोषण करने वाला देश है। पहली बात तो कृषि क्या करती है? खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। कृषि क्या करती है? खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय में योगदान भी देती है। कृषि राष्ट्रीय आय में क्या करती है? योगदान भी देती है। देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी है। देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान भी है। फिर अगर बात करें तो आपको पता होगा, आपने एक सेंटेंस और देखा होगा कि आधे से अधिक आबादी लगभग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि कृषि रोजगार देती है। कृषि क्या करती है? रोजगार देती है। कृषि वैदेशिक व्यापार को भी चलाती है, क्योंकि कृषि से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो क्या होते हैं? वैदेशिक व्यापारों में जाते हैं, इंटरनेशनल व्यापारों में जाते हैं। या साफ साफ कहें तो कृषि निर्यात का भी काम करती है। और कृषि हमारे, आपको पता होगा, औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। कृषि क्या करती है? हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। कृषि हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे। चलो तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एकदम शानदार सा सेशन और बात करते हैं कृषि का महत्व। तो सबसे पहला महत्व क्या है? तो आइए सब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कृषि का सबसे पहला महत्व यही निकल के आएगा, खाद्यान्न की आपूर्ति। खाद्यान्न की आपूर्ति। खाद्यान्न की आपूर्ति। फिर दूसरा महत्व क्या निकल करके आएगा? खाद्यान्न की आपूर्ति के बाद दूसरा महत्व निकल करके आता है राष्ट्रीय आय में योगदान। पहले लिख लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान।
राष्ट्रीय आय में योगदान, खाद्यान्न की आपूर्ति और फिर राष्ट्रीय आय में योगदान। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है रोजगार। क्या है? रोजगार। चौथा क्या है? व्यापार और निर्यात। व्यापार और निर्यात। पांचवा क्या है? व्यापार और निर्यात के बाद पांचवा क्या है? तो पांचवा है कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। या उद्योगों के लिए कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल। छठवां क्या है? गरीबी दूर करने में सहायक। ये सब लिख लेना। गरीबी हो गया क्या भाई? गरीबी दूर करने में सहायक। गरीबी दूर करने में सहायक। तो आपने इतना इसका प्रमुख 6 योगदान या प्रमुख 6 लक्ष्य दिखने का प्रयास किया है, तो आपको ये सब बातें तो पता ही होंगी। तो दोस्तों, खाद्यान्न की आपूर्ति, तो हमारे भारत देश की लगभग 135 करोड़ आबादी में खाद्यान्न की आपूर्ति हमारी भारतीय कृषि ही तो करती है। हमारी भारतीय कृषि ही तो खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, क्योंकि वर्तमान समय में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। वर्तमान समय में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। समझ में आया ना? तो वर्तमान समय में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। फिर राष्ट्रीय आय में योगदान की बात करें तो दोस्तों, इस समय भारत की कृषि का देश की जीडीपी में लगभग 17.5% का योगदान है। क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो कुछ भी उत्पादित होता है उसका भी तो कुछ मूल्य होता ही है। और आपको पता है कि जो संपूर्ण उत्पादित होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या? जो संपूर्ण उत्पादित होता है उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो कुछ न कुछ तो उत्पादित होता ही है और उसी का नाम है जीडीपी। तो जाहिर सी बात है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को। तो चलिए भैया, अगर देश के राष्ट्रीय आय में भी कृषि का क्या है? एक विशेष योगदान है। देश के राष्ट्रीय आय में भी कृषि क्षेत्र का एक विशेष योगदान है। समझ गए ना? चलिए अब देखिएगा क्या है? रोजगार। भाई, अगर देश की आधी आबादी कृषि क्षेत्र से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कृषि रोजगार तो देता है। भाई, अगर किसानों के यहाँ खेती होती है तो गांव के आसपास के बहुत से लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। और कृषि एक रोजगार का माध्यम भी है, क्योंकि आधी आबादी लगभग कृषि से संबंधित है, कृषि में संलग्न है। तो जाहिर सी बात है कृषि एक रोजगार, सर्विस प्रोवाइडर या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी माना जाएगा। उसके बाद हम बात करें व्यापार और निर्यात। दोस्तों, हमारे कृषि के बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिसका सीधे एक्सपोर्टेशन होता है। जैसे मिर्च हो गया, जैसे आपके मसाले हो गए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, आपका नारियल हो गया,
इन सब का क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, डायरेक्ट निर्यात होता है। इसका मतलब है कि कृषि विदेशी व्यापार में भी सहायक होता है। किसमें? विदेशी व्यापार में भी सहायक होता है। विदेशी व्यापार में भी आपकी कृषि क्या है, सहायक है। अब बात कर ले उद्योगों के लिए कच्चा माल। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, जो कृषि क्षेत्र होता है, वह उद्योगों के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराता है। उद्योगों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। उद्योगों को क्या कराता है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, सबको पता है। गरीबी दूर करने में सहायक। देखिए गरीबी में मुख्य चीज होता है पोषण। पोषण का मतलब होता है खाद्यान्न। अगर गरीबों की संख्या की बात करें तो गरीब आपको ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेंगे। और गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार बहुत उचित है। रोजगार जो कृषि क्षेत्र का रोजगार है वह बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन या इस सब की डिमांड नहीं करता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, आपको रोजगार मिल जाता है और गरीबी दूर करने में सहायता मिल जाती है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। भारत में कृषि के प्रकार। भारत में कृषि के प्रकार। जल्दी जल्दी संक्षेप में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स के अंतर्गत बात हो रही है। दोस्तों अगर भारत में कृषि के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा खरीफ की फसल। क्या मिलेगा? खरीफ की फसल। फिर मिलेगा आपको रबी की फसल। रबी की फसल। फिर आपको मिलेगा जायद की फसल। ये तो प्रमुख हो गई। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद। फिर चौथा आपको मिलने वाला है वह होगा निर्वाह। सॉरी, क्या हो गया भाई? वह होगा निर्वाह खेती। क्या होगा? निर्वाह खेती। पांचवा होगा नकदी या व्यापारिक फसल। नकदी फसल या व्यापारिक फसल। क्या होगा? नकदी फसल, नकदी फसल या व्यापारिक फसल। फिर होगा छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या होगा? छठवां नंबर आपका आएगा जैविक कृषि। जैविक कृषि। फिर आएगा सातवां नंबर सहकारी कृषि। क्या आएगा?
सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव क्रॉप्स। फिर आता है 8वें नंबर पर अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि। तो ये इतने प्रकार की कृषि आपको मिलेंगे, प्रमुख रूप से 8 प्रकार के। तो यहाँ से इस क्लास के माध्यम से हम लोग एक एक प्रकार पर डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको समझ सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे खरीफ की फसल। किसकी बात करेंगे? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? किसको कहा जाता है खरीफ की फसल? तो आइए इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। खरीफ की फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसके लिए ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कृषि जिसको जून जुलाई में बोया जाता है, तथा ऐसी कृषि जिसको जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इस फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, या इस फसल को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पकने के लिए शीत की आवश्यकता होती है। इस फसल में मुख्य रूप से धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी, अरहर आदि फसलें आती हैं। हालांकि अरहर का टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बोने का टाइम वही है। तो लिखिएगा खरीफ की फसल। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। इन फसलों को जून जुलाई में इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। बोया जाता है। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। समझ में आया? इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इन फसलों में मुख्य रूप से मुख्य रूप से इन फसलों में मुख्य रूप से धान प्रमुख फसल है खरीफ के अंतर्गत। इन फसलों में मुख्य रूप से धान,
बाजरा, धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, कपास, अरहर आदि प्रमुख हैं, समझ गए ना। तो इन फसलों में मुख्य रूप से कौन सी फसलें हैं? धान है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, तिल है, कपास है, अरहर है। समझ में आया? अब देखिए एक मुद्दा है यहाँ पर, इन फसलों की जो बुआई होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून आने पर की जाती है। इन फसलों की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून में की जाती है। इन फसलों की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून आने पर की जाती है। इन फसलों की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून आने पर की जाती है। समझ में आया? अब देखिए खरीफ के बाद हम लोग बात करेंगे रबी की फसल के बारे में। फटाफट चलते हैं और से एक एक चीज को फटाफट पढ़ते रहते हैं। रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल। अब देखिए हम अगर बात करेंगे रबी की फसल के बारे में, तो रबी की फसल मुख्य रूप से शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती समय में काट ली जाती है। ऋतुओं से संबंधित बात को अगर आगे बढ़ाते हुए हम लोग और ऊपर बात करें तो एक चीज साफ साफ हो जाता है कि रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। रबी की प्रमुख फसल है गेहूं, किंतु इसके साथ चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, प्याज, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। मतलब साफ साफ होता है इन फसलों को उगने के लिए न्यूनतम तापमान और पकने के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रबी की फसल के बारे में बातें करना। रबी की फसल, यह फसल या इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इस फसल को
अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। समझिएगा। तो इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इन फसलों में मुख्य रूप से इस फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों, चना मटर, इन फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि फसलों को रखा जाता है। आदि फसलों को रखा जाता है। समझ में आया? आदि फसलों को रखा जाता है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि फसलों को रखा जाता है। मतलब इन फसलों को उगने के लिए न्यूनतम और पकने के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों के उगने के लिए न्यूनतम तथा पकने के लिए इन फसलों के उगने के लिए न्यूनतम तथा पकने के लिए अधिकतम इन फसलों के उगने के लिए न्यूनतम तथा पकने के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो इन फसलों के उगने के लिए न्यूनतम तथा पकने के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है, यह बात भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब बात करें हम लोग जायद की फसल। जायद की फसल क्या है? जायद की फसल
क्या होता है, जायद की फसल। दोस्तों इन फसलों को गर्मी की शुरुआत में यानी वसंत ऋतु के आसपास फरवरी मार्च में बो दिया जाता है और बरसात होने के ठीक पहले तक काट लिया जाता है। इन फसलों में लगभग सभी मौसमी फल एवं सब्जियां आते हैं। तो लिख लीजिए, लिखिएगा इन फसलों को इन फसलों को फरवरी मार्च में बोया जाता है। फरवरी मार्च में बोया जाता है तथा बरसात होने से ठीक पहले बरसात होने से ठीक पहले काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत सभी मौसमी फल एवं सब्जियां आते हैं। इसके अंतर्गत सभी मौसमी फल एवं सब्जियां आते हैं। सब्जियां दोस्तों जो मुख्यतः तीन चीजें आप लोग पढ़ते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, वो बात मैंने आपको पढ़ा दी, वो बात मैंने आपको समझा दी। अब जो अभी तक पढ़े हैं खरीफ रबी जायद, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे निर्वाह खेती क्या होता है, निर्वाह कृषि। 3 प्रकार हो गए, 5 प्रकार और बाकी हैं। निर्वाह कृषि, देखिए निर्वाह कृषि कहते किसको हैं, क्या है, निर्वाह कृषि कहते किसको हैं। निर्वाह मतलब जीवन को निर्वाह करने के उद्देश्य से, जीवन यापन करने के उद्देश्य से, मतलब ऐसी फसल या ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य ऐसी कृषि या ऐसी फसल जिसका उद्देश्य जीवन यापन करना हो, ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य क्या हो, जीवन यापन करना हो। अच्छा, जीवन यापन करने के लिए चाहिए क्या, आपको भोजन चाहिए। भोजन में क्या चाहिए, जैसे आपको चाहिए दाल, जैसे आपको चाहिए तेल, जैसे आपको चाहिए चावल, जैसे आपको चाहिए गेहूं, यही सब चाहिए।
तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। तो लिख सकते हैं ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य ऐसी कृषि ऐसी कृषि ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य जीवन यापन करना हो, इसका उद्देश्य नहीं, ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य, जिसको करने का उद्देश्य, ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य केवल जीवन यापन करना हो, केवल जीवन यापन करना हो, ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य केवल जीवन यापन करना हो, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। समझ में आया? ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य केवल जीवन यापन करना हो, ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य केवल क्या करना हो? जीवन यापन करना हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि कहा जाता है। जैसे देखिए भाई, क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सोचना है यार जीवन यापन करने में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों, चना, मटर, सरसों, चना, मटर, अरहर, ये सब क्या हैं? ये सब निर्वाह खेती की कैटेगरी में आएंगे। यह सब निर्वाह खेती की कैटेगरी में आएंगे। बोलिए, समझ में आया? तो अब देखिएगा, निर्वाह भी हो गया। अब निर्वाह के बाद कौन सी कृषि आती है? निर्वाह के बाद आपने लिखा था वाणिज्यिक कृषि या नगदी कृषि। इसको तीन नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं या तो नगदी कृषि, नगदी कृषि, या इसको कहते हैं व्यापारिक कृषि, नगदी कृषि या व्यापारिक कृषि, या वाणिज्यिक कृषि। या वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए है क्या, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप या ट्रेड क्रॉप।
मतलब ये होता है साफ साफ कि ऐसी कृषि जिसको करने का उद्देश्य फसल को बेचकर धन कमाना हो, उसे नगदी व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जीवन यापन करना ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका जीवन ना चले, ये समझिएगा। तो ऐसी कृषि जिसका करने का उद्देश्य फसल या कृषि उत्पाद को बेचकर धन कमाना हो, ना कि जीवन यापन करना हो। जीवन यापन जैसे ही आएगा तो हम निर्वाह खेती उसको कहेंगे। जैसे ही जीवन यापन आता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? निर्वाह खेती कह देते हैं। तो जिसको बेचकर धन कमाना होता है उसको हम कौन सी कृषि कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्यापारिक कृषि, नगदी कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो लिख लीजिएगा कि ऐसी कृषि या ऐसे कृषि फसल, ऐसे फसल जिसको उगाने का उद्देश्य, ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश्य ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? तो ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश्य उसे बेचकर धन कमाना हो, उसे बेचकर धन कमाना हो। ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश्य उसे बेचकर धन कमाना हो, उसे बेचकर धन कमाना हो, उसे नगदी फसल कहा जाता है। उसे नगदी फसल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नगदी फसल। जैसे चाय, कहवा, मसाला, नारियल, कपास, गन्ना, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब आता है नगदी फसल के अंतर्गत। यह सब किसके अंतर्गत आता है? तो यह सब नगदी फसल के अंतर्गत आता है। समझ में आया ना? तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि कृषि क्या है, कृषि की क्या उपयोगिता और क्या महत्व है। साथ ही साथ जो भारतीय कृषि है वह रोजगार देती है, खाद्यान्न देता है, सारी चीजें उपलब्ध कराती है। कृषि के प्रकार फिर हमने आपको 8 प्रकार बताए: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, और फिर निर्वाह खेती, फिर नगदी कृषि। अब
3 चीज़ें आपकी बची हैं, जैविक कृषि, अनुबंध कृषि और सहकारी कृषि। इस सब को हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। देखिए आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। पढ़ाई में दोस्तों किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।